हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और हम यहाँ पर 2023 के पीवाईक्यूज को आज लेके आए हैं। पर्पस हमारा यही है कि जो सारे ऑप्शंस ए बी सी डी रहते हैं सभी ऑप्शन को एक्सप्लोर करना। पीवाईक्यू को हिंदी भाषा में आसान भाषा में समझना, इंग्लिश में भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हालांकि उसको देखना, लेकिन खास तौर पे हिंदी भाषा को भी ध्यान में यहाँ पे रखा गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2023 में जो हिस्ट्री का पहला प्रश्न पूछा गया, वह पूछा गया किसके संबंध में? महासंधिक परंपरा के संबंध में। चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धान्य कटक विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंगीत लोकेटेड। तो यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में हुआ, तो यह तो पता चल गया कि जो ये धान्य कटक है ना, ये कोई ना कोई बौद्ध केंद्र है। अब वो जो बौद्ध परंपरा है वो कौन सी है? महासंधिक है। महासंधिक है। तो चलिए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्रा है, गंधार है, कलिंगा है और मगध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र। आंध्र को धान्य कटक बोला जाता था। अगर हम बात करें धान्य कटक वर्तमान में आंध्र प्रदेश का जो अमरावती रीजन है ना, कौन सा रीजन है? अमरावती रीजन है। अमरावती के पास एक छोटा सा स्थान है जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध ने संभला के जो राजा हुआ करते थे उस टाइम पे उनको दीक्षा दी थी। तो इस वजह से अगर हम बात करें उसको, तब पहले धान्य कटक बोला जाता था, अब आंध्र इसको बोला जाता है। ठीक है ना? अमरावती इतिहास में 30वीं शताब्दी में कोटा शासकों की राजधानी बना, बाद में चल के आगे देखते हैं तो इसको। ठीक है, तो ये इसके बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे था। अगर हम बात करें गांधार और कलिंग और मगध के बारे में, तो आपको पता है कि मगध में जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे बड़ा जो साम्राज्य निकल के सामने आया वो मगध सामने आया। फिर अगर हम बात करें गंधार की, तो गंधार आपको पता है गंधार इस वाले रीजन में हुआ करता था। मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, या आप मैप भारत का देख सकते हैं। तो इसमें मगध, इस यहाँ पे मगध एम्पायर था। फिर यहाँ पे कलिंग था, कलिंग जिसे अशोक ने जीता था और उसके बाद में अशोक ने शस्त्र त्याग दिए थे, इसलिए कलिंग का भी उल्लेख बार बार आता है। फिर गांधार के बारे में आपको इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट ये देख लेते हैं, महासंधि के बारे में देख लेते हैं कि आखिर मामला क्या था। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता है कि बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, लेकिन 100 वर्ष बाद की बात है कि बौद्ध धर्म में विभाजन होता है। अब विभाजन किस बात को लेकर होता है? इस बात को लेकर होता है कि जो विनय थे, जो चीज़ें थी, जो थॉट्स थे, उनको लेके यहाँ पे विभाजन हुआ और 3 शाखाएँ इनकी निकल के सामने आईं, ठीक है ना? 3 शाखा कौन-कौन से निकल के सामने आई? तो 3 शाखा के च चल के अगर आप देखेंगे, थेरवाद, महायान, वज्र निकल के सामने आती है। लेकिन सबसे पहले जो प्रारंभिक विभाजन होता है, प्रारंभिक विभाजन होता है जो मठवासी जो हुआ करते थे, उनके अनुशासन को लेके। तो जो ये विभाजन था ना, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बँटा। एक भाग स्थविर कहलाया और स्थविरवाद भी उसे कहा जाता है। दूसरा महासंधिक कहलाया। महासंधिक को अर्थात महान समुदाय भी बोला जाता है। अगर हम बात करें तो जो स्थविर थे वो कड़ाई से नियम का पालन करते थे, ठीक है ना? तो कड़ाई से नियम का पालन करने के संबंध में जाने जाते थे, है ना? और इन्हीं से आगे चल के एक परंपरा निकल के सामने आती है, वो कहलाती है थेरवाद की परंपरा। ठीक है ना? थेरवाद, कल हमने क्वेश्चन देखा था। तो ये स्थविर का ही पार्ट एक तरह से माने जाते हैं। और यहाँ पर जो महासंदिग्ध थे वो क्या करते हैं? उदार नियमों की बात करते हैं, उदार स्कूल की बात करते हैं और बाद में आगे चल के इनमें से एक परंपरा निकल के सामने आती है जिसे महायान बोला जाता है। तो महायान के अग्रदूत भी माने जाते हैं कौन सी? ये परंपरा। अब अगर हम बात करें, तीन और इम्पोर्टेंट चीजें जो बौद्ध धर्म की परंपरा के संदर्भ में समझी जाती हैं, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। जैसे थेरवाद के बारे में आपने सुना होगा। तो थेरवाद क्या है? थेरवाद मतलब क्या? वृद्धों का शिक्षण इसको कहा जाता है। ठीक है ना? तो यह बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है। इसमें क्या किया जाता है? अनुशासन पर ध्यान दिया जाता है, आत्म प्रयास किया जाता है, ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पे व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करने पर जोर होता है। और अंतिम लक्ष्य इसका क्या होता है? एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है थेरवाद का, अंतिम लक्ष्य होता है अरहत। ठीक है ना? अरहत, जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, तो इसका लक्ष्य होता है। बौद्ध धर्म, पता है आपको कि निर्वाण की कामना होती है कि जो संत हैं, जो व्यक्ति वो निर्वाण की प्राप्ति करें। ठीक है? अब इसमें बुद्ध को शिक्षक के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है? शिक्षक के रूप में देखा जाता है थेरवाद के अंतर्गत। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जो थेरवाद है इसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका विस्तार आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा। श्रीलंका के अलावा और कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? म्यांमार में देखने को मिलेगा। म्यांमार के अलावा आपको थाईलैंड में देखने को मिलेगा। तो इन जगह पे आपको थेरवाद देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें अगले जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, तो उसको अगर आप देखें महायान के बारे में, तो महायान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। महायान के बारे में बात करें तो महायान का मतलब क्या होता है कि सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्त करना। और इसमें एक
कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसे कहा जाता है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व का मतलब ये होता है कि एक प्रबुद्ध प्राणी है, या एक, अगर हम बात करें, ज्ञानी व्यक्ति है, जो सभी सचेतन या जितने भी लोग जिनमें चेतनाएं हैं, जितने भी लोग जिनमें, जो प्राणी जिनके में जिनके अंदर आत्मा है, उनको ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, ठीक है, उसके बाद निर्वाण प्राप्त करना। तो वो क्या करता है? दूसरों के बारे में भी सोचता है, ठीक है। अब इसमें बुद्ध को क्या माना गया? पारलौकिक माना गया है, बुद्ध को दिव्य व्यक्ति माना गया है, बुद्ध की जो अगर मूर्तियों की भी पूजा इसमें होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये हमने देख लिया। अब इसी से संबंधित हमने देखा था कल महायान से प्रज्ञा पारामिता के बारे में देखा था, ठीक है ना, प्रज्ञा पारामिता सूत्र इसके बारे में देखा था। अभी जो महायान है वो किस रीजन में आपको, तो चीन रीजन में आपको देखने को मिलेगा महायान, कोरिया के रीजन में आपको देखने को मिलेगा महायान, जापान रीजन में आपको महायान देखने को मिलेगा, ताइवान में आपको महायान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? थेरवाद के बारे में, महायान के बारे में। अब हम एक और इम्पोर्टेंट, लास्ट इम्पोर्टेंट, उसको हम समझ लेते हैं, वज्रयान के बारे में। तो वज्रयान अगर हम देख रहे हैं, एक तरह के हीनयान परंपरा से ही विकसित हुआ है, ठीक है। यहाँ तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें अगर आपको जल्दी अरहत प्राप्त करना है या जल्दी हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो इसमें तंत्र विद्या पर जोर दिया गया है, तंत्र विद्या पर, तांत्रिक विधा पर, इस सब पर, अनुष्ठान पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। लेकिन अगर आप देखें ना, तो वज्रयान में जो सॉरी, ये जो वज्रयान है ये भी महायान से ही निकल के सामने आया है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे, तो इसमें तांत्रिक विधा पर जोर दिया जाता है ज्यादा, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचते हैं। हिमालयन रीजन में अगर बात करें, तिब्बत वाले रीजन में, अगर यहाँ पे देखोगे, कहाँ पे? तिब्बत वाले रीजन में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा, नेपाल वाले और भूटान वाले रीजन में आपको वज्रयान देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके संबंध में है? विद द रेफरेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों में आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है, द स्तूपा ऑफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा बुद्धिस्ट ओरिजिन। जिस स्तूप की अवधारणा है वो बुद्ध धर्म की अवधारणा है। दूसरा, स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। स्तूप अवशेष जो हुआ करते थे उनका भंडार हुआ करता था। तीसरा, स्तूपा वाज वोटिंग ए कमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। स्तूपा बौद्ध परंपरा में व्रत समर्पण स्मृति चिन्ह के रूप में निर्मित होता था। इसमें आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। अब स्तूपों के बारे में अगर हम बात करें, तो वैदिक काल से ही इनका प्रचलन देखने को मिलता है। तो जो यहाँ पे बात बोली जा रही है ना कि ये बौद्ध परंपरा का पार्ट है, ये बात यहाँ पे नहीं है। वैदिक काल से परंपरा का प्रचलन है। और वैदिक काल में अगर आप देखोगे, तो जो ऋग्वेद है उसमें आपको स्तूप के बारे में जानने को मिलेगा। इसके अलावा अथर्ववेद में आपको जानने को मिलेगा कि इसके बारे में, स्तूप के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या, वाजसनेयी जो संहिता है, वहां पे भी इसका वर्णन भी, जो वाजसनेयी संहिता में आपको वर्णन मिलता है, ठीक है ना। तो हर जगह इसका वर्णन मिलता है। तो जो पहला स्टेटमेंट हो जाता है वो हो जाता है इनकरेक्ट। अब दूसरा और तीसरा इसके स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। स्तूप का मतलब क्या हुआ करता है? स्तुका, इसको, इस वर्ड को स्तुका भी बोला जाता था, ठीक है, जिसमें भूमि के निर्मित ढेर टीलों को यह नाम दिया जाता था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन तो सही है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल बताने के लिए है नहीं। स्तूप वाज वोटिंग कमोरेटिव स्ट्रक्चर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अगर हम बात करें, यहाँ बौद्ध ग्रंथ में स्तूप को स्मारक के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। तो जैन साहित्य में भी इसका उल्लेख हालांकि मिलता है, ठीक। इसमें देखा गया कि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जो लोग होते हैं ना, उनकी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप को एक संरचना प्राप्त होती है। तो मतलब क्या, एक तरह के मंदिर स्ट्रक्चर की, जैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखें तो मंदिर स्ट्रक्चर है, वैसे बौद्ध धर्म में एक स्तूपा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जहाँ भगवान की साधना की जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके संबंध में याद रखना था। ज्यादा कुछ था नहीं। बहुत सारे स्तूप के, जैसे आप सांची के स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ पे है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। चलिए कुछ स्तूप के बारे में बता देता हूँ। फिर आपने भरहुत स्तूप के बारे में सुना होगा। तो भरहुत स्तूप के बारे में कहाँ पे है? ये है सतना में है, वो भी मध्य प्रदेश में है। अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा स्तूप अशोक के समय में बनने देखने को मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेम्स प्रिंसप ने अशोक के जो स्तूप उसको पढ़ने का प्रयास भी किया, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। और क्या बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे कुछ प्रश्न और रहेंगे तो उनमें और भी हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। एम PYQ से पूरी हिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी अगर आप अच्छे से PYQ को फॉलो करते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके संबंध में यहाँ पे पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्थल दिए गए हैं और पूछा गया है किसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। जैसे बेसनगर दिया गया है, बेसनगर क्या शैव केव है यहाँ पे? या भेजा में क्या बुद्धिस्ट केव है, भाजा में? तीसरा, सित्तनवासल में क्या जैन केव्स है? तो ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम बात करें वेशनगर के बारे में, आपने सुना होगा, वेशनगर किसके लिए जाना जाता है? गरुड़ स्तंभ के लिए जाना जाता है, गरुड़ स्तंभ के लिए जाना जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है 113 BC में यहाँ पे
गरुड़ स्तंभ को स्थापित किया गया था। और वैष्णव जो मत था, या मतलब जो बात करें वैष्णव मत से प्रेरित होकर इस स्तंभ को हेलियोडोरस द्वारा संदर्भित किया जाता है। तो इसका संबंध हेलियोडोरस से है, और ये वैष्णव धर्म से संबंधित, किस धर्म से? वैष्णव है। तो वैष्णव है, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, शैव वाली वैष्णव धर्म, और हेलियोडोरस से संबंधित है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, ये बात हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट की तरफ बढ़े। ये जो भाजा है, क्या बुद्धिस्ट केव श्राइन है? तो अगर हम बात करें तो भाजा कहाँ पे स्थित है? पुणे के पास स्थित है, महाराष्ट्र में। और लगभग 22 रॉक कट से मिलकर बना है ये कौन सा? भाजा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। इस सित्तन वासल के बारे में देखें तो सित्तन वासल ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ये जैन केव है। ठीक है ना? सित्तन वासल यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैन साधुओं के लिए गुफाएं यहाँ पे बनी हुई पाई गई हैं। सित्तन वासल पुदुकोई करके शहर है तमिलनाडु में, वहां से लगभग 16 किलोमीटर दूर सित्तन वासल मिलता है, जिसे अरिवर कोइल भी बोला जाता है। तो सित्तन वासल जैन संबंध में, भाजा का संबंध बौद्ध से है, और बेशनगर का संदर्भ वैष्णव धर्म से है, ना कि शैव धर्म से। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, विद द रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पंपुहार, मुशीरी वर नोन एज। तो प्राचीन भारत के संबंध में कोरकाई, पंपुहार और मुशीरी किस रूप में प्रसिद्ध थे? क्या वो कैपिटल सिटीज थे, राजधानी थे, या बंदरगाह थे, पोर्ट्स थे, या सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील थे, या श्राइन ऑफ जैन तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर के मंदिर हुआ करते थे? इन चारों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? इन चारों में सही स्टेटमेंट हो जाएगा कोरकाई। क्या थे? ये पोर्ट्स थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब जो कोरकाई पोर्ट की बात हो रही है, सबसे पहले इसी पोर्ट की बात कर ले तो थमीर बरानी रिवर के बारे में आपने सुना होगा। थमीरा बरानी रिवर, तो बंगाल की खाड़ी में अगर आप देखें, बंगाल खाड़ी की अगर ये चलिए, सॉरी, ये भारत का अगर मैप है, सपोज आपको पता है कि बंगाल खाड़ी, तो यहाँ पे आपको थमीर बरानी रिवर देखने को मिलती है। अब ये जो थमीर बरानी रिवर था, गंगा नदी घाटी के आसपास रोमन सभ्यता के व्यापार और विकास के लिए इसके प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। और एक पुस्तक मिलती है, आई थिंक उसका नाम पेरी प्लस ऑफ द इरेथियन सी, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका उल्लेख यहाँ पे मिलता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु जो है उसके बहुत सारे पोर्ट का उल्लेख आपको जो पेरी प्लस ऑफ इरेथियन सी नामक पुस्तक में मिलता है। ये पुस्तक किसकी है, ये तो आज तक नहीं पता लग पाया है। पेरी प्लस ऑफ द इरेथियन सी, ऑफ द इरेथियन सी, इरेथियन सी, ठीक है। दूसरा दूसरा बात करते हैं यहाँ पे पुम्पुहार के बारे में। तो पुम्पुहार जो बंदरगाह थी, ये कहाँ पे बंदरगाह था? तमिलनाडु में बंदरगाह था, तमिलनाडु में बंदरगाह था। ठीक है ना? अब जो तमिलनाडु में बंदरगाह थी, इसे मयिलादुतुरई जिले में एक माना जाता है। ठीक है, और बहुत समृद्ध बंदरगाह हुआ करता था, जिसे कावेरी पोट्टिनम के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो कावेरी नदी के मुहाने पर था, किस नदी के मुहाने पर था? कावेरी। तो इस वाले रीजन में आपको देखने को मिले, कावेरी नदी के मुहाने पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह यहाँ पे मुशीरी के बारे में बात हो रही है, तो मुशीरी के बारे में अगर आप देखें तो मुशीरी कहाँ पर बंदरगाह था? तो ये केरला में था, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ पे बंदरगाह था? केरल में था, केरल में पत्तन नगर था। ये विश्व के सबसे प्राचीन पत्तनों में से एक माना जाता है। संगम काल में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है, और मुशीरी से खासतौर पे काली मिर्च का निर्यात हुआ करता था। इस वजह से अगर देखें, इस चर्चा में रहता है। ठीक है। बाद में अगर आप देखो, जो पेरियार रिवर है, पेरियार रिवर में बाढ़ आने की वजह से मुशीरी जो बंदरगाह था नष्ट हो गया था। तो पेरियार नदी के आसपास स्थित है। तो ये कावेरी नदी के पास, गंगा घाटी के पास थमीर बरानी, और मुशीरी पेरियार नदी के पास, इन तीनों के बारे में आपने यहाँ पे अच्छे से देख लिया। चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वतकिरूल एज ए मेंशन इन संगम पोयम। तो संगम साहित्य में वर्णित वतकिरुतल प्रथा का सही अर्थ क्या है? तो वर की तुल जो प्रथा है, उसका सही आंसर क्या है? क्या किंग ऑफ एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड है, राजा द्वारा महिला अंगरक्षक की नियुक्ति? दूसरा, विद्वानों द्वारा धार्मिक दार्शनिक चर्चा के बारे में, या रॉयल कोर्ट्स में डिस्कशन होती है उसके बारे में? तीसरा, यंग गर्ल कीपिंग वॉच ओवर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल, युवा लड़कियां खेतों की रखवाली, पक्षियों के भगाना। चौथा, युद्ध में पराजित राजा द्वारा उपवास करके अनुष्ठानिक आत्महत्या करना। अब इन चारों में सही स्टेटमेंट कौन सा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा डी। ए किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टारविंग हिमसेल्फ, खुद को भूखा रख के इस तरह का अमर अनशन कर मृत्यु प्राप्त करना, इस तरह का अनुष्ठान था। तो ये तमिल अनुष्ठान था, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो कौन सा अनुष्ठान था? तमिल अनुष्ठान माना जाता है। और ये किस टाइम पे पॉपुलर था? तो विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे, संगम काल में इसे पॉपुलर माना जाता है। ठीक है। तमिल राजा अपने सम्मान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके क्या करते थे, कभी अगर युद्ध में हार गए तो वत किरुतल से पीछे नहीं हटते थे। ठीक है ना? तो ये अनुष्ठान अगर हम देखें तो सामूहिक रूप से भी कई बार किया जाता था। ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में सही आंसर आप क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विद द रेफरेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं, यहाँ पे ऑथर्स लिखे हैं, साहित्यिक कृति और लेखक। देवी चंद्रगुप्त द्वारा बिल्हण, देवी चंद्रगुप्त बिल्हण के द्वारा लिखा गया है। हमीर महाकाव्य न्याय चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पन्हो यहाँ पे नागार्जुन या नागसेन के द्वारा लिखा गया है। चौथा है नीति वाक्य मृत्यु, यहाँ पे सोमदेव सूरी के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। सही आंसर होगा यहाँ पे बी। कोई दो यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें मिलिंद पन्हा के बारे में, करेक्ट है, ये नागार्जुन के द्वारा एकदम लिखा गया है, ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट होती है। दूसरा कि दूसरा क्या, अगर आप देखेंगे दूसरा कि जो नीति वाक्यामृत है, ये भी सोमदेव सूरी के द्वारा लिखा गया है। चलिए बात की जाए देवी चंद्र गुप्तम की, तो किसके द्वारा लिखा है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्र गुप्तम लिखा है। फिर हमीर महाकाव्य को ऐसा माना जाता है कि नौचंद नैचंद सूरी के द्वारा ये लिखा गया। लेकिन इसमें अगर हम देखें आंसर की में, अगर हमने यहाँ पे पढ़ा तो वहाँ पे केवल बी सही हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। हमीर वाकब वाला भी सही होगा, मिलिंद पन्नो वाला भी, और नीत वाक्य मृतम वाला भी। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा अभी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आई थिंक ओनली 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक और प्रश्न होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके बारे में, यहाँ पे होशल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। होशल के बारे में, तो होशल के बारे में देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया गया है। होशल के बारे में अगर आप देखें तो स्टेटमेंट ये बनना है कि निम्नलिखित में से एक सही कथन आपको चुनाव करना डायनेस्टी के बारे में। पहला है यहाँ पे होशल, गढ़वाल, काकतीय, यादव, इनमें से कितने राजवंश की स्थापना 8th सेंचुरी में हुई थी, ये आपको यहाँ पे बताना है एडी में हुई थी। अगर आपने होशल के बारे में आपने देखा होगा, तो होशल के बारे में अगर आप बात करें, तो होयसल लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में अपना शासन किया है। तो अगर बात की जाए ना कि क्या होयसल हुआ था, तो होयसल की बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। ये मध्य दक्षिण भारत में इन्होंने शासन, कर्नाटक वाले रीजन में, अगर आप देखोगे इस रीजन में, अगर आप देखें इस रीजन में आपको शासन करने के संबंध में होयसल को जाना जाता है। और इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी, कौन सी हुआ करती थी? वेलूर इनकी कैपिटल हुआ करती थी, वेलूर होती थी। बाद में हेलेबीडु करके हलेबीडु करके इनकी कैपिटल हुई, और कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर हम बात करें होयसल साम्राज्य के बारे में, तो साम्राज्य में दक्षिण भारत की जो कला है, या अगर हम बात करें वास्तुकला है, ये बहुत ज़्यादा फली फूसी, धर्म में बहुत ज़्यादा फले फूले। वहीं अगर हम बात करें घेड़वाल के बारे में, तो घेड़वाल वर्ष का टाइम पीरियड आपको 12वीं से 13वीं सदी शताब्दी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें मुस्लिम जब आक्रमण होने वाले थे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट साम्राज्य यहाँ पे देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये उत्तर मध्य भारत में अगर हम देखें, तो घेड़वाल आपको देखने को मिलेगा इस रीजन में, ठीक है। तो ये चीजें, इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल तो अभी यहाँ पे नहीं रखते हैं। काकतीय वंश के बारे में जानते हैं, तो काकतीय, जिसमें रानी रुद्रमा का भी नाम आपने सुना होगा, तो काकतीय वंश 13वीं से 15वीं शताब्दी एडी के आसपास माना जाता है। हालांकि दक्षिण भारत के इतिहास में इसे दो चरणों में विभाजित किया गया है। एक शुरुआती चरण जहाँ पे चोल चालुक्य का जब पतन हुआ, तो वहां पे चोलों के पतन के बाद दक्षिण भारत में पांड और होयसल का उदय देखने को मिलता है। तो जब चोल यहाँ पे पतन होते हैं, चोल चालुक्य, तो यहाँ पे अगर चालुक्य इस रीजन में थे, चोला इस रीजन में थे, तो यहाँ पे किसका उदय देखने को मिलता है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पांड्य और होयसल का रीजन देखने को मिलता है। पांड्य जिसकी स्थापना वीर पांड्य और सुंदर पांड्य ने की थी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। वहीं उत्तर भारत इस रीजन देखेंगे आप, तो उत्तर भारत में अगर आप देखोगे, तो काकतीय यादवों का उदय देखने को मिलता है। जहाँ पे चालुक्य थे वहां पे काकतीय यादव, जहाँ पे चोला थे वहां पे पांड्य और होयसल साम्राज्य का उदय आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे एकदम याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग ये भी जो रीजन, ये भी जो है ना 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास ये उदय के सामने आए। तो 8वीं शताब्दी के बारे में बात की जा रही है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रूल्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनाल aqueduct several kilometers long to the capital? विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बड़ा बांध और राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी, अगर हम देखें यहाँ पे, सहकुंडनी का निर्माण कराया? ये चीज आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर अगर हम बात करें, तो इसका हो जाएगा कौन सा? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में एक बांध बनवाया था। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। और तुंगभद्रा नदी पर जब बांध बनवाया, इस बांध के माध्यम से वहां पर्पज क्या था कि सिंचाई वगैरह को योगदान देना, ठीक है।
तो देवराय प्रथम के बारे में हम देख रहे थे कि देवराय प्रथम जिन्होंने विजयनगर पे शासन किया, और इनका टाइम पीरियड कब माना जाता है, तो टाइम पीरियड हमने इनका शायद नहीं देखा था। तो 1406 से 1422 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ये टाइम पीरियड इनका माना जाता है, और बड़े शक्तिशाली शासकों में माना जाता है। खासतौर पे सिंचाई के क्षेत्र में इन्होंने, नहरों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। और इनकी सेना अगर आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम दोनों को यहाँ पे जगह मिली, इस वजह से भी इनको कहीं सेकुलर शासक भी माना जाता है। ठीक है, हम्पी में बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया। बात आती है मल्लिकार्जुन किंग की। तो मल्लिकार्जुन किंग के बारे में अगर हम बात करें, तो विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश में अगर एक मल्लिकार्जुन किंग, मल्लिकार्जुन राय नाम के एक शासक हुए, ठीक है ना। इनके समय भी अगर हम बात करें तो साम्राज्य हालांकि कमजोर होने लगा था, उड़ीसा वगैरह के रीजन में हमले होने लगे, तो बाद में जो संगम वंश संबंधित है, इनका संगम वंश में पतन होने लगा था। बात की जाए वीर विजय के बारे में, तो वीर विजय और विरूपाक्ष जो है ना, ये कोई रूलर नहीं देखने को मिलते हैं। विरूपाक्ष तो भगवान शिव का महत्वपूर्ण नाम माना जाता है, और वीर विजय ये दोनों नाम कंफ्यूजन कर क्रिएट करने के लिए दिए गए थे यूपीएससी द्वारा। इनका कोई ऐसा कि शासक के रूप में ऐसा मैंने अभी नहीं पाया कि इनका कहीं अलग से वर्णन यहाँ पे देखने को मिला हो कोई बहुत बड़े। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ने देखा देवराय प्रथम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में देखें, तो अगला क्वेश्चन किसके बारे में बात करें, एलेक्जेंडर रिया, एच ए लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट शेवल, जेम्स बर्गस, वॉल्टस एलियट वॉज एसोसिएटेड। किस काम से ये लोग एसोसिएटेड से, इतने सारे हैवी हैवी नाम जो दिए गए हैं, तो किससे संबंधित है यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल जो खोज हो रही थी उससे संबंधित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है उपनिवेशिक काल में भारत के अंग्रेजी प्रेस की इन्होंने स्थापना की थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है क्या, कि इस्टेब्लिश ऑफ चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट की, जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे वहां पे इन्होंने चर्च की स्थापना की थी। चौथा ऑप्शन यहाँ पे है कि उपनिवेश काल में रेल निर्माण इन्होंने किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन। आपको पता है कि इतिहास जानने के स्रोत होते, दो स्रोत होते हैं। एक तो होता है पूरा तात्विक स्रोत जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहा जाता है, दूसरा लिटरेरी सोर्स या साहित्यिक सोर्स कहा जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो मंदिर है, मठ है, केव्स हैं, इनकी खुदाई है, या अगर हम बात करें कि जो स्तूपा वगैरह मिले, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में जब एलेक्जेंडर री काम कर रहे थे, अगर हम बात करें एलेक्जेंडर री के बारे में, इनके बारे में चलिए सबसे पहले देखते हैं। चलिए आर ई ए के बारे में देखते हैं। तो जब ये काम कर रहे थे, लगभग 1903-1904 की बात है, तो इन्होंने आदि चंदनलोर में काफी सारी चीजों की खोज की थी। तो आदि चंदनलोर में अगर हम बात करें, तो पाषाण कालिक चीजों के बारे में आदि चंदनलोर में इन्होंने खोज की थी, तो इसलिए भी इनको यहाँ पे नाम जाना जाता है। कल हमने क्वेश्चन देखा था, मैंने आपको बताया था कि जब यूपीएससी 2024 में पूछा था किसके बारे में, चंद्रकेतुगढ़ के बारे में, तो आपको क्या क्या पता है कि चंद्रकेतुगढ़ किसने खोज की थी। तो एच एच लॉन्गेस्ट, इन्होंने चंद्रकेतुगढ़ की खोज की थी। तो मैं आपको वही बताना चाहता था कि यूपीएससी ना कभी कभी चीजें मिलती-जुलती खोज, जब इसके बारे में, तो इसमें उन्होंने पूछा, तो आपको यहाँ पे इनकी क्या इनकी योगदान है, इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना था कि जेम्स बर्गेस का क्या योगदान था। इसीलिए हम यहाँ पे डिटेल्स एनालिसिस यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी की टर्म्स यहाँ पे मिल रहा है, हर एक की टर्म को यहाँ पे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। फिर रॉबर्ट सेबल के बारे में बात करें, तो 1845 से लेकर 1925 तक भारत में रहे, और उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी और कलेक्टर की भूमिका भी निभाई। इतिहास के संबंध में योगदान उनका रहा, तो मद्रास से संबंध किसका था, रॉबर्ट सेवल का था। तो अगर मद्रास के आसपास जिस चीज़ों के संबंध में आया, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं किसकी जानकारी इनके द्वारा प्राप्त हुई होगी। फिर जेम्स बर्गेस के बारे में बात करें, तो जेम्स बर्गेस इन 1872 में द इंडियन एंटीरिकी के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे 1872 में, द इंडियन एंटीरिकी, इंडियन एंटीकरी के संस्थापक थे। ठीक है ना, और 19वीं सदी के महत्वपूर्ण एक आर्कियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। फिर वॉल्टर इलियट के बारे में बात आती है, तो वॉल्टर इलियट कौन थे, तो वो भी, अगर वो कहाँ के थे, वो स्कॉट के थे, स्कॉटलैंड के थे। तो ये चीज आपको यहाँ पे स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही पार्ट हुआ करता था, तो स्कॉटलैंड के थे। वो भी इस यहाँ पे योगदान उन्होंने अमरावती रीजन में खास तौर पे देखने को मिलता है उनका रोज योगदान। किस रीजन, अमरावती। अगर कभी शहर का संबंध यूपीएससी पूछ दे के चलिए, रिया का संबंध आदिचन्द से था। फिर यहाँ पे लॉन्गेस्ट का संबंध चंद्रकेतुगढ़ से था। फिर रॉबर्ट सेबल का संबंध अगर आप देखेंगे तो मद्रास से आपको देखने को मिलेगा। और वाल्टर जेम्स बर्गस का संबंध अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंटिक्वेरी के संपादक थे। फिर अगर वाल्टर इलियट के बारे में देखें तो स्कॉटलैंड के थे। ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके संबंध में, यहाँ पे मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने पुर्तगालियों को द्वीप सौंपा था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स मेडावल गुजरात सरेंडर द दीव टू द पुर्तगीज। इसने दीव पुर्तगीज को सौंपा था, अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। इन चारों के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी, बहादुर शाह। बहादुर शाह के बारे में ये बात की जाती है कि 16वीं सदी के बारे में बात है। 16वीं सदी में क्या हुआ कि मुगल सम्राट जो हुमायूं थे, हुमायूं ने आक्रमण किया। तो हुमायूं को जो आक्रमण किया, तो इसकी वजह से जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वो डर गया।
अत्यधिक दबाव में आ गया। उसने दबाव में आके क्या किया, जो पुर्तगीज थे उनके साथ उसने क्या कर ली, मित्रवत संधि कर ली। जो सब संधि की तो उन्होंने क्या किया, उसको दीव को उसको दे दिया। बाद में दमन में इससे पुर्तगीज को मिल गया। ठीक है। अब 1534 की बात है, कब की बात है, 1534 में, जहाँ पे जो बहादुर शाह ने उसने क्या किया था, पुर्तगालियों से बेसीन की संधि कर ली थी। कौन सी संधि की थी, बेसीन की संधि कर ली थी। बेसिन की संधि कर ली, फिर दीव भी इनके हाथ से चला गया था। ठीक है, तो और कई सारे रीजन भी इनके हाथ से चले गए। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, अहमद शाह के बारे में। चल अहमद शाह, तो अहमद शाह भी गुजरात का शासक हुआ करता था। 1411 से 1442 के रीजन में इसने यहाँ पे शासक किया। इसने ऐसा माना जाता है कि जो अहमदाबाद नगर है, इसको इसने स्टैब्लिश भी किया था, किसने, अहमद शाह ने। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और वहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको बेहतरीन बनाया, मजबूत बनाया। इस वजह से इसका नाम भी काफी अच्छे नाम में जाना जाता है। बात की जाए यहाँ पर महमूद बेगड़ा की, तो महमूद बेगड़ा का जो टाइम पीरियड था 1458 से 1511 के आसपास माना जाता है। गुजरात के महत्वपूर्ण शासकों में से एक माना जाता है। इसको बेगड़ा की उपाधि उपाधि मिली थी क्योंकि 2 किलों की इसने विजय प्राप्त की थी। 2 किले जीते, इस वजह से इसको बेगड़ा की उपाधि मिली। पहला किला कौन था, गिरनार का किला। गिरनार कहाँ पे है, गुजरात में ही है, जूनागढ़ में है। फिर दूसरा चंपानेर का किला। तो जब इन दोनों ने दोनों किलों को इसने जीत लिया तो इसे बेगड़ा की उपाधि मिलती है। बाद में इसने चंपा जो नेर था उसका नाम बदल के चंपानेर को मोहम्मदाबाद कर दिया था। इसकी राजधानी भी बदल दी थी, तो मोहम्मदाबाद इसका राजधानी का नाम बदल के कर दिया था। ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे याद रखनी है। बात की जाए बहादुर शाह की, तो बहादुर शाह भी गुजरात का ही शासक था। इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में ज्यादा है नहीं। 1535 के आसपास, हाँ, ये अटैक कब हुआ था, 1535 में हुआ था। ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर बाद में इसको पुर्तगीज ने ही मार देते हैं। इसको 1537 के आसपास इसको पुर्तगीज ने इसकी हत्या कर दी। लास्ट ऑप्शन मोहम्मद था, तो मोहम्मद शाह के बारे में क्लियर नहीं किया जा रहा है कि मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में है। तो अगर हम रंगीला के बारे में देख लेते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीली लिख दिया, रंगीला होगा। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करता था उसके बारे में अगर देखें तो इसका टाइम पीरियड 1719 से 1748 के आसपास माना जाता है। ठीक है ना। ये दरबार है, जो म्यूजिक है, इसको लेके इसका काफी ज्यादा रुझान हुआ करता था। और इसके टाइम पे अगर हम देखें तो जो मुगल साम्राज्य था ना वो कमजोर हो गया। मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है आगे चल के। और 1739 में, इसी के टाइम पीरियड में, कब, 1739 में किसका आक्रमण होता है, 1739 में आक्रमण नादिर शाह का। और नादिर शाह का जब आक्रमण होता है उसने दिल्ली को लूटता है, कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन छीन के ले जाता है। अब बाद में मराठा को प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ने लगता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये सारी चीजें थी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे 7 अगस्त के मूवमेंट की, स्वदेशी आंदोलन के, उसके संबंध में स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है 7 अगस्त इज द डिक्लेयर एज द नेशनल हैंडलूम डे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया 7 अगस्त को। दूसरा स्टेटमेंट है इट वाज 905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन को शुरुआत किया गया था, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ करेक्ट है। और टू जो है स्टेटमेंट उसका सही एक्सप्लेनेशन है। अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन था क्या, 16 अगस्त 1905 की बात है। 16 अगस्त 1905 क्या होता है, 16 अगस्त 19 को बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन होता है। कौन करता है बंगाल का विभाजन, तो लॉर्ड कर्जन के बारे में अगर आपने सुना होगा, लॉर्ड कर्जन के बारे में आपने सुना, तो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करता है। बंगाल के विभाजन का पर्पज क्या था, वैसे तो ये पर्पज ये था कि प्रशासनिक जटिलता का नाम उसने दिया था, लेकिन असल में हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद वो करवाना चाहता था, इस वजह से उसने विभाजन किया। अब विभाजन करने के बाद एक मूवमेंट वहां पे देखने को मिलता है, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट 1907 के, स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू होता है तो ये ऐसा माना जाता है कि जो विदेशी वस्तुएं थी उसका त्याग किया जाएगा, और जो हथकरघा वस्तुएं, जो हाथ से बनाई गई, चक्की से बनाई हुई चीजें हैं, उसका उसको योगदान किया जाएगा। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया जाता है। 7 अगस्त को आई थिंक इस आंदोलन की शुरुआत भी होती है। जहाँ पे जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार किया जाता है, स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात की जाती है। ठीक है ना। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की कहाँ स्थापना हो की जाती है, स्वदेशी आंदोलन में, बंगाल में स्थापना की जाती है। ये चीज आप यहाँ पे एकदम लिख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक। अब जो देश के योगदान, देश के जो इम्पोर्टेंट उद्योग हुआ करते थे उनको सबको यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। यही वो समय पीरियड है जहाँ पे जो हिंदुस्तानी जो उद्योग है ना वो आगे निकल के सामने आते हैं, और लगातार फिर इनको समर्थन मिलता रहता है। अब इस टाइम पे लाल बाल पाल जैसे नेताओं का योग, अरविंद घोष, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, तो उग्रवादी जो नेता थे उनका चरण यहाँ पे दिखाई देता है। एक्सट्रीमिस्ट जो हुआ करते थे उनका चरण यहाँ पे दिखाई देता है, जिन्होंने विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई। हालांकि इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको निष्ठुर बर्बादी करके इसको क्रिटिसाइज भी किया था। पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई। अब बंगाल का विभाजन जब अगर आप देखेंगे तो जब आई थिंक जॉर्ज पंचम जब आते हैं 1911 के आसपास की बात है, तो जॉर्ज पंचम 1911 में
बंगाल के विभाजन को रद्द कर देते हैं और उसी टाइम की बात है, फिर कोलकाता से जो राजधानी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है ना? उसी टाइम पे दिल्ली जब ट्रांसफ़र कर दिया तो हार्दिक बम कांड भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे इवेंट जुड़े हुए हैं, जिसे हम आगे आने वाले समय में डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। बाय द व्हिच ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ एक्ट, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को क्या किया गया? भारतीय गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ये यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? गवर्नर तो उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा कहा गया? इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 के एक्ट या चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या कौन-सा सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे? सही आंसर हो जाएगा डी, 1833 का चार्टर्ड एक्ट। अब अगर आप बात करें यहाँ पर गवर्नर जनरल के बारे में, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1773 का एक्ट आता है, 1773 यहाँ पे एक टाइमलाइन मैं बना देता हूँ। 1773 का एक्ट आया, फिर बाद में जैसे 1773 के एक्ट आया था, उसमें क्या किया जाता है, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। गवर्नर जनरल वर्ड बोला गया पहली बात। क्या बोला गया? गवर्नर जनरल बोला गया, ठीक है? जनरल बोला गया। अब पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल माना गया। इनके पास 4 कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हुआ करते थे, ठीक है? जो और जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर हुआ करते थे ना, या उसको इनके अधीन कर दिया गया। पहली बार यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का संसदीय नियंत्रण द्वारा प्रयास किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किया जाए, और इसी एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जाता है 1774 में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर बाद में अगर आप देखोगे तो 1793 का एक्ट आता है। 1793 के एक्ट में बहुत कम बदलाव हुआ, ज़्यादा बदलाव नहीं हुए थे। हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उसका जो व्यापार है उसको 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया था, और गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल था उसको लगातार बढ़ाया गया। आगे चलते हैं, चार्टर्ड एक्ट की बात करते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1833 की बात आती है। चार्टर्ड जब आता है, उस बार क्या किया गया, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो केंद्रीकरण यहाँ पे अगर हम देखें, केंद्रीकृत सरकारी मॉडल या सेंट्रलाइज गवर्नमेंट मॉडल का प्रयास यहाँ पे किया गया। अब कंपनी का व्यापार पूरी तरह से अगर हम समाप्त हो गया था, सिर्फ चाय और चीन का व्यापार यहाँ पे रहने दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है ना? और इसी टाइम पे बात होती है कब, जो लॉज होते हैं ना उनको कोडिफाई किया जाता है। कोडिफाई किया जाता है किसके द्वारा? लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। तो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा 1833 के टाइम पे लॉ को जो कोडिफाई यहाँ पे किया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए, तो ये सारा हमने यहाँ पर देखा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो टोटल डिस्कशन में जो हमने सारे क्वेश्चन देखे, 13 जितने क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, हमने यहाँ पे उसका डिस्कशन देखा। इसी तरह से हम 2022 के क्वेश्चन देखेंगे, 21, और सारे एक एक वीडियो डेली हम यहाँ पे देखते चलेंगे। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।